एवरीवन, वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। कश्मीर इलेक्शन पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी जंग बढ़ गई। दोनों तरफ से सख्त बयानात का सिलसिला जारी। बिलावल भुट्टो ने रियासत के मुतल्लिक बयान पर यू टर्न ले लिया। पीपल्स पार्टी जो धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है, वो धांधली का रोना रो रही है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर सख्त बयान सामने आ गया। सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन ने मरियम नवाज को फॉर्म 47 की वजीर आला करार दे दिया। सदर जरदारी और नवाज शरीफ की मुकम्मल खामोशी। क्या ये जंग सिर्फ कश्मीर इलेक्शन तक जारी रहेगी? इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। इसके अलावा IPPs पर कोई इनकम टैक्स नहीं। IPPs को बहुत ज्यादा टैक्स सहूलियात दे रहे हैं। मेंबर FBR का सेनेट खजाना कमेटी में बड़ा इंकशाफ। दूसरी तरफ सार्फिन की रजामंदी के बगैर मोबाइल कंपनीज के नाम पर बैंकों की जानिब से अरबों रुपए SMS चार्जेस की कटौती का भी इंकशाफ। बिजली के बिलों में टैक्स की शक्ल में 620 अरब रुपए जबरदस्ती लिए जाने पर सेनेटर कामिल अली आगा फट पड़े। सेनेट खजाना कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा साहिवाल, पोर्ट कासिम, हपको पावर प्लांट्स किस किस के हैं, किस तरह नैपरा और कुछ वफादारों की मदद से ज्यादा लागत दिखाकर महंगे टैरिफ के जरिए $700 मिलियन तक का इन बिजली घरों ने मुल्क और कौम को चूना लगाया। सेनेट कमेटी में कोयले पर चलने वाले प्लांट्स में भी बेजाब्तगियों का कच्चा चट्टा खुल गया। सेनेट कमेटी इजलासों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे रुकने कमेटी सेनेटर अब्दुल कादिर। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कश्मीर इलेक्शन जारी है। फेज 1 जो है वो हो चुका है, अगले 2 फेजेस आने वाले हैं और इसी के दौरान हम देख रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो सख्त बयानात का सिलसिला है उसमें तेजी बढ़ती चली जा रही है। खासतौर पर जो पहला राउंड हुआ, उसके जब रिजल्ट्स आए उसके बाद हमने देखा कि ये सख्त बयान जो है उसमें मजीद जो है वो तेजी देखी गई है। इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शहजाद इकबाल। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। जी शहजाद, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो गोलाबारी जारी है वो हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे। उसकी स्पेसिफिक्स पर तो मैं आऊंगी, लेकिन मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, मैं इनको सुन रही थी तो मैं सोचती हूँ कि इतने क्रूशल टाइम पे जहाँ कश्मीर में आपके हालात किस तरह के हैं, बलूचिस्तान KP में हम टेररिज्म से जो है वो हर लम्हा जो है वो लड़ रहे हैं, इस किस्म के हालात में मुल्क की 2 बड़ी पार्टीज एक दूसरे के आमने सामने एक ड्रामा जो है वो स्टेज कर रही हैं, एक दूसरे पे इल्जामात जो है वो लगा रही हैं, जबकि हम जानते हैं कि वो सेंटर में एक साथ बैठी हैं। तो ये क्या मतलब वोटर की इंटेलिजेंस को चैलेंज कर रही हैं, आवाम की इंटेलिजेंस को चैलेंज कर रही हैं? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से इनको गुमान यही है, क्योंकि जो पुरानी एक रिवायती सियासत करते हुए आ रहे हैं कि इस किस्म के बयानात से जो है वो एक दूसरे का वोट बैंक तोड़ सकते हैं, अपने मुखालफिन को जो है सियासी मैदान में नीचा दिखा सकते हैं। ये शायद इनकी सोच हो सकती है, लेकिन अब आवाम इन चीजों को बाय नहीं करती है। देखिए, ये बड़ा जदीद दौर है। माजी के क्या बयानात है वो भी सबके सामने हैं। अभी आपने कहा कि वफाक में एक साथ बैठे हुए हैं, ना सिर्फ वफाक में बैठे हुए हैं बल्कि बलूचिस्तान में भी बैठे हुए हैं। और ये दोनों पार्टीज जो है इस वक्त ऑब्वियसली जो एक आपका सेटअप है उस पर दोनों बेनिफिशरी है। अगर नून लीग के पास पंजाब हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, तो पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त वफाक पे तो वो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कैबिनेट में नहीं है, लेकिन हर तरह की सपोर्ट जो है वो फराम कर रहे हैं नून लीग को, चाहे 26वीं तरमीम हो, 27वीं तरमीम हो। फिर सिंध में हुकूमत है, बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत है, 2 गवर्नर हैं, सदर मुमलिकत उनके हैं, GB में हुकूमत है। मतलब ये तमाम चीजें होने के बाद कोई किस हद तक ही आगे जा सकता है। तो ये देखिए इलेक्शन की गहमा गहमी है, पर मेरे ख्याल से मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद उस दिन कह दिया था ना कि देखिए छोटी मोटी नोक-झोंक होनी चाहिए, लेकिन और सियासत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन आपको नजर आ रही है 1-2 दिन से, ऑब्वियसली जब बिलावल भुट्टो को पता चला है कि फर्स्ट फेज में उनकी पार्टी नहीं कामयाबी, उन्होंने टेम्परेचर फिर थोड़ा सा बढ़ा दिया, क्योंकि आगे 2 फेजेस अभी बाकी है आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन के। इसी तरह नून लीग भी जो है वो इल्जाम लगा रही है। अच्छा, मजे की बात है कि इल्जाम की नौयत देखें। एक तरफ नून लीग कहती है पीपल्स पार्टी 2.5-3 हजार अरब रुपए खा गई है, करप्शन कर गई है। अरे इतनी बड़ी अगर करप्शन करके गई है तो फिर आपका क्या काम बनता है कि आप टीवी पे बैठ के बयान देते रहें, और जब आपसे सवाल करें तो आप उल्टा नाराज हो जाए कि हमसे सवाल क्यों किया, बस बयान को बयान की हद तक रहने दें। आपका तो फिर ये काम होना चाहिए था तहकीकात करें। अच्छा, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी कहती है फॉर्म 43 की हुकूमत है। अगर फॉर्म 43 की हुकूमत है तो आपके प्रेसिडेंट ने आसिफ अली जरदारी साहब ने उनसे वोट क्यों लिया है? कल भी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि मैं इस हुकूमत को लेजिटिमेट नहीं मानता, इसलिए हम काबीना नहीं आए, इसलिए जो 2.5 साल का फॉर्मूला था हमने नहीं एक्सेप्ट किया क्योंकि लेजिटिमेट हुकूमत नहीं है।
अगर लेजिटिमेट हुकूमत नहीं है तो सदर मुमलिकत ने वोट क्यों लिया है उनसे? मतलब आप देखें ना, ये मजाक ही है इस किस्म के बयानात, और ये सिर्फ मेरे ख्याल से इलेक्शन के लिए है। इसके बाद आप देखेंगे, मुझे नहीं लगता इसका कोई मुस्तकबिल की सियासत पे कोई फर्क पड़ेगा या वफाकी हुकूमत पे फर्क पड़ेगा। बयानात देते रहेंगे, इलेक्शन खत्म होगा और फिर शायद आप देखेंगे जब भी आप उनसे सवाल करेंगे तो कहेंगे देखिए इलेक्शन का एक माहौल होता है, सियासी जलसे होते हैं, लोगों का लहू गरमाना होता है, इस किस्म के बयानात आ जाएंगे। या इनकी लीडरशिप कहेगी कि देखें जातियात के नाम एक दूसरे के खिलाफ बयानात बंद कर दें, और आप देखेंगे सडनली बयानात बंद हो जाएंगे। हाँ, लेकिन फिर भी हम मजबूर हो जाते हैं, इतनी जबरदस्त जो है वो एक्टिंग हो रही होती है कि हम मजबूर हो जाते हैं ये पूछने पे कि वाकई जो है ये सिर्फ सियासी बयानात हैं या फिर वाकई इनके रास्ते जो है वो अलग हो रहे हैं। तो हम फिर भी जो है वो ये तज्जिए कर रहे होते हैं। मुझे ये बताइएगा, आपसे ही राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि हमसे ना पूछें, मुझसे ना पूछें, आप कौन होते हैं ये सवाल करने वाले, अगर मैंने इल्जाम लगाया भी है तो ये कोई नया ट्रेंड है या आप तो इतने टाइम से जो है वो इस फील्ड में है, आप नून लीग का के कुछ पूछना जो है वो नहीं चाहिए? हाँ, लिया है जहाज वो कह देते हैं, या फिर ट्रिप्स, फॉरेन ट्रिप्स जो है वो करते हैं, फैमिलीज के साथ करते हैं, कौन गया ट्रिप्स पे कौन नहीं गया उसकी कोई डिटेल्स नहीं देते, तो वो चाहते हैं कि उनसे कुछ भी जो है वो ना पूछा जाए। क्योंकि अपने बयान को डिफेंड नहीं कर सकते ना, और फेस नहीं कर सकते ना, तो उनको फेस नहीं कर सकते जिनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा, एक ही साथ बैठे हुए हैं। अब एक आइसोलेशन में मीडिया के सामने बयान दे देना और बात है, लेकिन पीपल्स पार्टी को उस इल्जाम पे कंफर्म करना ऑब्वियसली उनको भी सूट नहीं करता, क्योंकि पर्ची बढ़ेगी। तो मीडिया को फेस नहीं करना, क्योंकि अगर इल्जाम लगेगा 2,500 अरब रुपए का, तो हम तो यही सवाल करेंगे ना, SIA आपके अंडर है, तहकीकाती एजेंसीज आपके अंडर है, लैब को लिखे, कुछ तो करें। तो आपको पता है कि कोई जवाब नहीं होगा उनके पास। हाँ। तो लिहाजा वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि यार हमसे सवाल ना करो, हमने अवाम की अदालत में मुकदमा रख दिया है, अवाम जाने, और अगर पीपल्स पार्टी को एतराज है तो वो करेगी, आप एतराज ना करें। भाई मीडिया का यही तो काम है। एग्जैक्टली अगर मीडिया एक चौथा सतून या वॉचडॉग है तो इन्हीं चीजों के लिए तो है कि अगर कोई 2,500 अरब रुपए की एक सीनियर मिनिस्टर बात कर रहा है, एक सीनियर सियासतदान बात कर रहा है, तो उससे सवाल ना हो, तो फिर तो हमें चाहिए कि हम नवाज शरीफ की किसी बयान पे सवाल ना करें या फिर उस पर बात ही ना करें। बिलावल साहब को भी इग्नोर कर देते हैं, सबको इग्नोर कर देते हैं, और फिर आप एक्सपेक्ट ही ना करें कि मीडिया आपके जो बयान पे गुफ्तगू करेगा, तो शायद आपको बड़ा सूट करेगा फिर। ठीक, बहुत शुक्रिया शहजाद, आपने हमें ज्वाइन किया। एक बात बताइएगा कि 2.5 साल तक ये इमरान खान साहब और अपोजिशन पार्टीज का ये नैरेटिव रहा है बड़ा पावरफुल कि फॉर्म 47 की हुकूमत है और जाली वोट पड़े हैं, जाली मैंडेट है, वटेवर, और ये उसका दिफा करते रहे हैं दोनों मिलकर, नवाज लीग भी और पीपल्स पार्टी भी। आप क्या समझते हैं ऑल ऑफ सडन क्या हुआ है कि अब इन्होंने मतलब खुद ही उस पर अपनी आप कैसा लीगैलिटी पे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन होने पे, या अपना एक पोलिटिकली तौर पर जहाँ बैठे हुए उस पर खुद सवाल शुरू कर दिए, खुद कहना शुरू हो गए कि धांधली हुई थी, फॉर्म 47 था। इसकी मतलब क्या आपको इनकी सैकी समझ आती है कि ये क्यों और किस वजह से कर रहे हैं? ये तो इमरान खान का बयान था, तो खान साहब का बयान है, ये बारो कर लिया है कि हुकूमत में भी हैं, सदर भी हैं, चेयरमैन भी हैं, गवर्नर भी हैं, और धांधली भी हुई है। ये क्या सर ये नया काम हो रहा है सर? रोज साहब, ये मौके की मुनाफत से ही खेलते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान तरीके हिसाब से 2024 के इलेक्शन के बाद ये मौके था कि ये पार्लियामेंट जो है जाली है, धांधली हुई है, फॉर्म 47 की हुकूमत है। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब ये बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट जाली है, लेकिन जहाँ उनको भी मिलती है रिजर्व सीट कि कोई दूसरी जमात की रिजर्व सीट हमें मिल जाए तो वो भी फिर 100% करते हैं कि ठीक है ले आओ। और ये मुद्दा आपने उठाया था, मैंने देखा था आपने अपने प्रोग्राम में जी। अब यहाँ पर भी अगर ये पीपल्स पार्टी आज कहती है कि जाली हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो फिर कल से हम ये कहना शुरू कर देंगे ना कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब जो इलेक्ट हुए हैं वो जाली वोटों से हुए हैं, जाली असेंबली से वो इलेक्ट हुए हैं। तो पीपल्स पार्टी माने ना इस बात को, तस्लीम करें कि सदर मुमलिकत जाली वोटों से इस वक्त जो है वो बैठे हुए हैं। लेकिन मामला ये कि इस वक्त ये सियासी माहौल में गर्मा गर्मी जो है उसमें ये बयान दे देंगे, और दूसरी तरफ एक डिस्ट्रैक्शन भी है ना कि जो बाकी कश्मीर में एक हालात चल रहे हैं जिसमें ये खबरें आ रही हैं कि जान बाग हो रहे हैं लोग, जिसमें खुद फैसल राठौर ये कल कह रहे थे अपने ट्वीट में कि लोगों की जिंदगियां गई हैं, नंबर नहीं बताया उन्होंने। तो उससे डिस्ट्रैक्शन भी हट जाए, मीडिया को भी लगा के रखो, तू मैं होता रहेगा ताकि फोकस जो है वो इलेक्शन पर है। लेकिन ऑब्वियसली आप जैसे हम जैसे लोग इस पर बात करते रहते हैं कि एक कश्मीर में दूसरी तरफ आग लगी हुई है, और इन्हीं सियासतदानों की जिम्मेदारी है कि अगर वो चाहते हैं कि मजीद पेट इनके हाथ से ना जाए तो उस इशू को एड्रेस करें, वो मसाइल हल करें। अच्छा, इसमें आपने जैसे भी जिक्र किया, बड़े लोग हैरान हैं हमारे जैसे, आप जैसे पूरे पाकिस्तान के लोग, जब अगेन इस वक्त कश्मीर में अनरेस्ट है, प्रॉब्लम है, बहुत सारी वहाँ से खबरें आ रही हैं, अनरेस्ट
अपनी जगह पे झड़पें हुई हैं, फायरिंग हुई हैं, कैजुअल्टीज़ की खबरें आ रही हैं। तो उसी वक्त जब नवाज लीग और पीपल्स पार्टी को बैठ के कोई दोनों हुकूमत में है, पावर में है इस वक्त, तो आपस में शुरू हो गए हैं और उनके नज़दीक ये मसला एग्जिस्ट नहीं करता जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, और कश्मीर में जो ट्रबलिंग डिस्टर्बिंग वहाँ से खबरें हो रही हैं। दे डैम केयर, मतलब कि वे डैम के बस ठीक है, हमारी सीटें हैं, हमारी धांधली हो गई, हम जीत गए, हम हार गए, तो ये इनकी प्रायोरिटीज़ हैं, ये इनका मतलब कश्मीर या पाकिस्तान के साथ इनका बंधन का है। लेकिन सर सब देख रहे हैं, कश्मीरी अवाम भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। और बिलावल साहब ने जब ये यहाँ पे कैंपेन शुरू की थी, आपको याद होगा, उन्होंने तमाम तर इल्जाम जो है वो वफाकी हुकूमत पे लगा दिए कि इंटरनेट बंद है तो आपकी वजह से बंद है, आप स्टेट ऑफ रोज खुला सकते हैं तो फिर इंटरनेट भी खुलवाए, कलदम कराने दे दिया गया अगर जैक को, तो फिर इल्जाम वफाकी हुकूमत पे। लेकिन आप भी तो जिम्मेदारी ले ना, आपकी अपनी हुकूमत है वहाँ पे, पीपल्स पार्टी की आजाद जम्मू कश्मीर में, आपका वजीर दाखिला है, आपका वजीर आजम है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेनी है। और यहाँ पे भी रऊफ साहब जो हम ये बात कर रहे हैं बयानात वगैरह, ये बयानात की शिद्दत, मुझे लगता है इसकी एक वजह ये है कि शिद्दत में इसलिए इजाफा है क्योंकि आपको पता है रोज मीडिया पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं। जब कश्मीर के हवाले से यही बयानात डिस्कस होंगे, इलेक्शन डिस्कस होगा, तो जो दूसरा पहलू है कश्मीर का, वो तो फिर पीछे चला जाएगा, बैकबर्नर में चला जाएगा, उस पर तो कोई तवज्जो ही नहीं रहेगी। तो लिहाजा इस वक्त चले ठीक है, हमारी तो आपको पता है मजबूरियां, हम तो कमजोर लोग हैं, लेकिन ये सियासी जमातें तो कमजोर नहीं है। इनका तो काम ये है कि ये फ्रॉम द फ्रंट लीड करें और मसाइल पर बात करें। लेकिन जब ये बात नहीं करेंगे तो फिर कौन बात करेगा? और जब बात नहीं करेंगे तो सियासी स्पेस कम होती रहेगी, लूज होती रहेगी, फिर ये कहेंगे कि देखें पैसे कहीं और से होते हैं। अब तक बिलावल साहब ने, जो भी आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया, कल उन्होंने रियासत का जिक्र किया कि रियासत फैसला कर चुकी थी। जब उनसे पूछा वसीम बदामी साहब ने, वो कहते हैं मैं तो आजाद जम्मू कश्मीर की रियासत की बात कर रहा था। मतलब आप सोचें, वो लीडर जो हमें बताता है कि हमारे नाना जुल्फिकार अली भुट्टो ने कितनी कुर्बानियां दी, खुद शहीद हो गए जमहूरियत के लिए, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हो गए जमहूरियत के लिए। उनसे जब एक सिर्फ सवाल हुआ कि आपने रियासत के हवाले से बात की, उन्होंने कहा नहीं मैं उस रियासत के बारे में थोड़ी बात कर रहा हूँ, मैं एस्टैब्लिशमेंट के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं आजाद जम्मू कश्मीर की रियासत के बारे में बात कर रहा हूँ। यानी कि कब से आजाद जम्मू कश्मीर की रियासत इतनी मजबूत हो गई कि उसने पहले ही फैसला कर लिया कि हमने नून लीग को जो है 9 सीटें जितानी है और पीपल्स पार्टी को 4 सीटें जितानी है। तो ये है आज के वो पार्टी जो कि दावे करती है कि हमने जमहूरियत के लिए कितनी कुर्बानियां दी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, आपने बड़ा तफसील से बताया, क्या कर रहे हैं आप? लास्ट क्वेश्चन सर, आज शर्जील मेमन साहब ने फिर वही फॉर्म 47 पे मरियम नवाज साहबा के उस ट्वीट पे बताया जी किस वक्त क़यामत आनी है, उन्होंने टाइम पूछा है पूरी कौम और मुल्क से। तो इसका मतलब है ये सारा कुछ जायली है, खुद कह रहे हैं आप, और मतलब आप और मेरी जरूरत तो नहीं है ना हमारी इतनी हड्डी पसली है कि हम कह सकें। तो इसका मतलब है पूरी पार्लियामेंट की जो तनख्वाहें, इनके पार्क्स, प्रिविलेजेस, इनके ब्लू पासपोर्ट, इनके डिप्लोमेटिक, इनके तरक्याती फंड्स, फ्री मतलब एयर ट्रैवल, मेडिकल इलाज, ये सारा कुछ जो कुछ ले रहे हैं, गाड़ियाँ, पेट्रोल, और देयर आर मैनी पार्क्स, वी ऑल नो दैट, लाखों की तनख्वाहें, अरबों के बजट, ये जैली मतलब पार्लियामेंट्स के लिए हम दे रहे हैं। वो लोग मतलब जो हारे हुए हैं उनको हम फंड कर रहे हैं, पूरा टैक्स मुल्क से इकट्ठा करके। लोग अपनी मतलब जिनके बिजली के बिलों के पैसे नहीं है, वो सारा पैसा ये खुद कह रहे हैं कि जैली काम है, तो जैली लोगों को दिया जा रहा है ये पैसा सारा। बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी क्लास्टर साहब, और मेरे ख्याल से ये हमने इस तरह इस्तेमाल करनी चाहिए जब भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग हमारे सामने हैं, बिलखसूस पीपल्स पार्टी के, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि जाली पार्लियामेंट है। अब देखिए इस सेटअप का तो एक ही हमें मकसद नजर आता है, और ये बदकिस्मती से हमारी पूरी एक रूलिंग एलीट का मसला है, ये किसी एक स्पेसिफिक पार्टी का नहीं है। इसमें मेन स्ट्रीम आपकी तमाम जमातें हो जाती हैं, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, इससे पहले पीटीआई की हुकूमत हो। क्या काम है इनका कि अपने आप को ज्यादा से ज्यादा मराद दो और ज्यादा से ज्यादा बोझ अवाम पे डालो, चाहे वो तेल की कीमतों का हो, चाहे वो IPPs के महंगे पावर खरीदने का हो, चाहे वो अशिया खुर्दोनोश का हो, जितना बोझ है वो डाल दो और खुद अपनी मराद देते रहो। कभी गाड़ियां लेंगे, कभी 1.8 अरब रुपए ब्यूरोक्रेसी के लिए बाकी बेनिफिट्स लेंगे, कभी ब्लू पासपोर्ट अपने लिए नहीं, अपनी बेगम के लिए, अपने बच्चों के लिए मांगेंगे। ये एक डिस्कनेक्ट है अवाम की उम्मीदों, अवाम की डिमांड और रूलिंग एलीट के दरमियान। और मेरे ख्याल से हमारे अशराफिया रूलिंग एलीट को देखना चाहिए कि नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, इंडिया में क्या हुआ है। तो इससे पहले खुदा ना खास्ता ऐसी कोई मूवमेंट यहाँ पे चले जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान आपका और मुल्क का होगा, उससे पहले अपना किबला दुरुस्त करें और ये जानने की कोशिश करें कि अवाम की इस वक्त उम्मीद क्या है, अवाम को किस चीज की जरूरत है, वो फराहम करें। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शहजाद इकबाल हमारे साथ मौजूद थे और अपना जो है वो एनालिसिस दे रहे थे इस पर कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN जो एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं, क्या ये सिर्फ सियासी बयानबाजियां हैं, इलेक्शन तक की हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वापस वही जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे और एक दूसरे को जो है वो मुबारकबादें जो है वो एक
एक्सचेंज करेंगे। खैर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद कुछ मजीद इश्यूज़ हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सेनेट खजाना कमेटी में भी IPPs के हवाले से बात हुई, कल भी हमने आपको जो है वो बताया क्या क्या इंकशाफात हुए। कमेटी इजलास में 7,000 बिलियन सिर्फ 4 साल में जो है वो कैपेसिटी चार्जेस इनको पे किए गए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर अब्दुल कादिर, उनसे बात करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, एक और स्टोरी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। और अक्सर हम कमेटी इजलास की में जो भी उसकी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं और उसमें जो भी इश्यूज़ डिस्कस होते हैं वो आप तक लेकर आते हैं जो कि आवाम के लिए जो है वो ज़्यादा रेलेवेंट होते हैं। तो इसी तरह ख़जाना कमेटी का भी जो है, सेनेट ख़जाना कमेटी का जो है वो इजलास था और कल भी हमने कवर किया था जो काबीना की कमेटी थी उसके हवाले से, जहाँ पे IPPs और जो पावर सेक्टर के इश्यूज़ हैं उनको जो है वो हमने डिस्कस किया था। इसी को आगे बढ़ाते हैं और आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रुकने कमेटी सेनेटर अब्दुल कादिर। उनसे जानते हैं कि आज जो खजाना कमेटी का इजलास था उसमें क्या इंकशाफात हुए। अस्सलाम वालेकुम कादिर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। जी कादिर साहब बताइएगा कि IPPs पर भी मैं आऊंगी, उस हवाले से भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। कल भी हमने अपने शो में जो है वो डिस्कस किए उनके कैपेसिटी चार्जेस के हवाले से, लेकिन आज जो इंकशाफ हुआ उससे मैं शुरुआत करूंगी कि ये जो IPPs हैं 7,000 अरब जो है पिछले 4 सालों में इनको कैपेसिटी पेमेंट्स हुई, लेकिन ये टैक्स जो है वो नहीं देते, टैक्स छूट हासिल है इनको। क्या डिटेल्स आज पता चली आपको? देखिए मैडम, जो IPPs हैं इनके मुतल्लिक काफ़ी जगहों पे बात होती है, लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि कोई ऐसा कानून नहीं है या कोई ऐसी अदालत नहीं है या फोरम नहीं है जो इनके ऊपर कोई कानून की इन्फोर्समेंट हो सके और इनके ऊपर उसको ये लागू किया जा सके। वो आपके सामने है कि जिस तरह कल भी ये बात हुई कमेटी में और आज भी देखें, हमारा सबसे जो प्राइम इंटरेस्ट है दैट इज पाकिस्तान, और उस पाकिस्तान में हमारा जो प्राइम इंटरेस्ट है वो अवाम जो 10 से 10.5 करोड़ लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनकी $2 या $2.5 पर डे के हिसाब से इनकम को कैलकुलेट किया गया और उनकी पॉवर्टी लाइन को जो हमने डिटरमिन किया है, या वो जो बंदा 20-25 हज़ार रुपये जो कमाता है महीने का, अब उनको हम बिजली दे रहे हैं। अगर वो 200 यूनिट लेता है महीने में, 200 यूनिट क्या चीज आप ये बताएं? अगर कोई भी गांव से सबसे जो रिमोटेस्ट गांव में भी है तो 200 यूनिट क्या चीज है? अगर 200 यूनिट ले रहा है तो उसको अगर मिल रहा है, बिल आता है 2500-3000 का, अगर 205 यूनिट हो जाता है तो 100% डबल हो जाता है, वो 6-7 हज़ार का बिल हो जाता है। मेरे कहने का मकसद है जो IPPs जो हैं ये 2000 या 1800 अरब कैपेसिटी चार्जेस लेने के बाद जी ये डिक्लेयर करते हैं कि हम टैक्स नहीं देंगे। हमारे साथ एग्रीमेंट्स किए हुए हैं। हमारा मुल्क इनसे बात क्यों नहीं कर सकता कि जी हमने इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किए हैं? अगर हमने इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स फॉल्टी किए हैं जी तो दोबारा हमें इसको एज अ नेशन, एज अ गवर्नमेंट, एज अ लॉयल टू द कंट्री होते हुए इसके ऊपर बैठ के सबको सर जोड़ के बैठ के इसका सोल्यूशन तक बैठना होगा। उस वक्त तक इकट्ठे बैठेंगे सर जोड़ के जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता, अदरवाइज ये आपको ब्लड सकिंग होती रहेगी और पाकिस्तान दिन ब दिन और गहराई में और नुकसान में जाता रहेगा। ये बताइएगा कादिर साहब, आप जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हैं, सेनेटर हैं आप लोग ही जो है इस चीज पर जब ये नुकसानात हो जाते हैं तो इस पर बाद में आके जो है वो आवाज उठाते हैं। तो क्या वजह है कि ये IPPs लग रहे थे, नून लीग के दौर में दबा के लगे, PTI उन्होंने भी इसको डिसकंटिन्यू नहीं किया, उन्होंने भी लगाए, फिर ये एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, डॉलर बेस्ड होते हैं, टैक्स छूट देते हैं, जो भी इनको देते हैं, फिर बाद में एहसास होता है कि ये तो हमने जो है वो गलत कर लिया। सोलर रेवोल्यूशन हम लेकर आ रहे थे, बाद में हमें एहसास हुआ कि नहीं ओहो भाई फिर जो हमारी अपनी बिजली है वो कौन खरीदेगा, तो अब चलो जी सोलर पे भी जो है वो टैक्सेस लगाएं, ड्यूटीज लगाएं, और लोग जो खरीदना चाह रहे थे या जिनको रिलीफ मिल रहा था अब उनकी जो है वो फिर उनका जो है वो नुकसान होता है और फिर हम बाद में इसको रो रहे होते। तो पॉलिसी की कंटिन्यूटी जो है वो तो किसी भी हुकूमत में नहीं नजर आती। तो ये नाअहली तो हुकूमत की ही है ना, हुकूमत में जो लोग बैठे, कैपेसिटी नहीं है डिसीजन लेने की, क्या वजह क्या है इसकी?
मैं बिल्कुल आपकी इस बात पे इसकी तायीद करता हूँ कि देखें हम मुख्तलिफ दौर में साइक्लिक हमारा व्यू होता है। कभी हमारी ये लोड शेडिंग हो जाती है, बिजली शॉर्ट हो जाती है, हालांकि वो मिसमैनेजमेंट होती है। और इस वक्त जब हम इनसे बुला के पूछते हैं, देखें बात ये है कि पॉलिटिशियन या गवर्नमेंट्स ये तो टर्न बाय टर्न आती हैं। कभी आपके सामने मुशर्रफ गवर्नमेंट रही, उससे बाद मुस्लिम लीग काफ की और शौकत अजीज और उनकी गवर्नमेंट रही, फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही, पीएमएलएन की रही, पीटीआई की रही, अभी फिर पीएमएलएन की है। लेकिन ये जो टेक्नोक्रेट्स हैं या जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो फॉर द 20 ईयर्स 25 ईयर्स अपनी जॉब पे होते हैं। हमें या डिसीजन मेकर को जो डेटा देते हैं वो उस डेटा पर हमेशा फैसले करते हैं। मसला हमारी पॉलिसीज का हमारी एक्सपर्टीज में है, हमारी पावर के सेक्रेटरी पावर जो पीपीआईबी का बोर्ड है उनकी कैपेसिटी, उनकी एक्सपर्टीज और उनकी नाअहली का ये शाखसाना है कि देखें हम अपनी तारीफें अपने स्टाफ की, अपने ब्यूरोक्रेट्स की, अपने बोर्ड मेंबर्स की बेतहाशा कर सकते हैं, लेकिन जो रिजल्ट है वो बोलता है कि वो पॉलिसी कैसी थी। पॉलिसी के परखने का मायार रिजल्ट है। रिजल्ट आज ये है कि पिछले कई सालों से आपकी इंडस्ट्री नई नहीं लग रही बल्कि पुरानी बंद हो रही है। आप इंपोर्ट आपकी इसलिए बढ़ रही है कि आपकी पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद हो रही है। आपकी एक्सपोर्ट इसलिए कम हो रही है कि आपके पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री पावर की रेट्स की वजह से अनवायबल है। देखिए बात यह है कि वायबिलिटी ऑफ दी एनी बिजनेस जब तक नहीं होगी तो इन्वेस्टर क्यों आएगा और क्यों कर काम करेगा। और एक साल तो काम कर लेगा, दूसरे साल वो अनवायबल होके भाग जाएगा, तीसरे साल चला जाएगा। और वही हमारे मुल्क के साथ हो रहा है। और आप खुद बताएं कि आप एज अ कॉमन पाकिस्तानी आप भी बताएं कि बिजली का और पेट्रोलियम का एनर्जी में पावर है और पीओएल है, इन दोनों का हमारे मुल्क में कितना बड़ा क्राइसिस है, कितना बड़ा इशू है। और यही आपको पता है गैस में भी इस वक्त 2500 बिलियन से ज्यादा का सर्कुलर डेट बन चुका है जी। आपको पता है हमारे मुल्क में कई जगह गैस एक्सप्लोरेशन हो चुकी है लेकिन इवैक्यूएशन नहीं हो रही है। आपको पता है हमारे मुल्क में कई जगह ऑयल की क्रूड की एक्सप्लोरेशन हो गई है लेकिन उनकी इवैक्यूएशन नहीं हो रही है। कहीं बहाना लॉ एंड ऑर्डर का है, कहीं बहाना टेक्निकलिटी का है, कहीं बहाना कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके अंदर कंपनीज का और ऑयल कंपनी या हमारी ओजीडीसी या हमारी पीपीएल का झगड़ा है। तो मेरे कहने का मकसद है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मसला है या क्राइसिस है। मैं अगेन ये एग्जांपल देता हूं कि 24 करोड़ के मुल्क का जो पूरे साल का पीएसडीपी है यानी पूरे मुल्क की डेवलपमेंट, उसके लिए आपने 1000 अरब रुपए रखे हैं और आपने सिर्फ पावर की जो कैपेसिटी चार्जेस साइन किए हुए हैं, फॉल्टी एग्रीमेंट जो साइन किए हुए हैं, उसके लिए आपने 1800 अरब रुपए रखे। आप कंपैरिजन करके देख लें हाउ बिग दिस अमाउंट। कादर भाई, मैंने दोनों दिन कमेटीज मीटिंग जिसमें आप भी शरीक थे एज मेंबर, कल भी मैंने देखा कैबिनेट कमेटी जो थी वहाँ पे ये नेपरा के जब ये चीज़ें आई पावर की बड़ी खूबसूरत डिस्कशन की आपने की। उसके बाद ये अहमद वली खान साहब थे, सैफुल आबड़ो साहब थे, डॉक्टर अफनान साहब, फिर राना महमूदुल हसन साहब, आप लोगों ने जिस तरीके से कल उनको ग्रिल किया, एक्सपोज किया, इट वॉज मार्वलस। मतलब मस्त से मैं उन पे आता हूँ। मैं अभी आपने एक बात की कि जो भी पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टर आता है वो एक साल बाद यहाँ पे चीज़ें देख के भाग जाता है। ये क्या वजह है? 94 से ये आईपीपीज लगे हैं सर, तकरीबन मेरे ख्याल 32 साल हो गए हैं, आज तक एक आईपीपी भी महंगाई की वजह से नहीं भागा सर, बल्कि मजीद लगते गए हैं, मजीद लगते गए हैं, मजीद लगते गए हैं सर। मतलब दुनिया भर के सारे इन्वेस्टर भाग जाते हैं पाकिस्तान से, यही तो पॉइंट है सर। ये क्या वजह है? अरे मैं यही तो कह रहा हूं, यही तो पॉइंट है कि ये इस कदर ज्यादा मतलब डिसप्रोपोर्शनेट और इतना एबनॉर्मल प्रॉफिट्स वो कमा रहे हैं और उन्होंने इस तरह के एग्रीमेंट साइन करा दिए। देखें रऊफ क्लासरा साहब, मैं एज अ पाकिस्तानी एक चीज पे बिल्कुल मैं कन्विंस्ड हूं कि हम अपने पावर डिवीजन में हम ला के लगाते हैं ब्यूरोक्रेट्स को जो
मुल्क के दूसरे कामों से दूसरी जगह पोस्टिंग्स करके आते हैं। कई लोग ऐसे होंगे जिनकी फर्स्ट पोस्टिंग ऐसी इधर होगी, कई लोग ऐसे होंगे जिनकी सेकंड पोस्टिंग होगी। ये एक इंतहाई टेक्निकल और एक इंतहाई मुश्किल सब्जेक्ट है। इसको समझने के लिए कई साल चाहिए। यानी अगर आप एरोनॉटिकल इंजीनियर की पोस्ट पे एक डॉक्टर को बिठा दें और एक हार्ट स्पेशलिस्ट की पोस्ट पे एक इंतहाई अच्छे पायलट को बिठा दें, आप कहें क्योंकि वो बड़ा अच्छा पायलट है वहां पे, तो हमारे साथ ये जो तजर्बा है कि हम लोग बदल बदल के और 2-2 साल की पोस्टिंग पे लाके उन मिनिस्ट्रीज में लगाते हैं जिनमें हजारों अरब रुपए का टर्नओवर। कादर भाई, आपने बड़ी अहम बात की। कल हमने देखा ये चेयरमैन का भी आया, ये नेपरा चेयरमैन का पता चला 32 लाख रुपए तनख्वाह है। उन्होंने अपनी तनख्वाहें खुद बढ़ा रही हैं, नेपरा वालों ने बगैर कैबिनेट की अप्रूवल लिए बढ़ा भी ली हैं और पैसे ले भी लिए, करोड़ों रुपए उन्होंने चेयरमैन ने, मेंबरान ने। और कल ये पता चला है जो 108 IPPs हैं, आज तक फिजिकली तौर पर वो चेयरमैन जो 32 लाख रुपए ले रहा है और उसके मेंबर जो वहां पे 10-15 लाख रुपए वो महीने का ले रहे हैं, इन्होंने फिजिकली तो कभी इनको चेक भी नहीं किया कि 108 जो IPPs कागजात पे हैं ये वहां ग्राउंड पे भी हैं, ये एग्जिस्ट भी करते हैं, ये चला भी रहे हैं, या हमें सिर्फ वहां से कागजों पर बिल भेज रहे हैं और दिए जा रहे हैं। उन्होंने 6 सालों में, आपने भी पूछा, उन्होंने पूछा, आप लोग साहब ने भी, उन्होंने अहमद खान साहब ने कोई जवाब नहीं दिया जब पूछा गया बार बार कि आपने कभी विजिट किया है फिजिकली जो मेंबर इंस्पेक्शन से। 6 दफा चुप रहे और बड़ी मुश्किल से बोले, जो मेरा ख्याल है वो गलत बयान नहीं कर रहे थे माजरत के साथ। हाँ जी, मैं 30 पे गया, 108 में से सिर्फ 30 को विजिट किया है, जो मैं नहीं बिलीव करता कि वो सही कह रहे थे। तो ये ब्यूरोक्रेसी तो लाखों की तनख्वाहें करोड़ों की ले रही है, आपके 10 रुपए बढ़ जाए हम आप पे रोला डाल देते हैं। वो मजे से खुद तनख्वाहें बढ़ा ली है, कैबिनेट की इजाजत नहीं ली, और फिर वो फील्ड में उन्होंने चेक नहीं किया, वो फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं की कि ये एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते। मेंबर ने कल आपके सामने खुद बताया सर, गए नहीं है वहां पे कभी। देखिए, हम यही तो कह रहे हैं कि ऐसे IPPs हैं जो 20% से ज्यादा उन्होंने प्रोडक्शन नहीं की, दे आर गेटिंग, जो AES पाक जन है 365 मेगावाट का है, उन्होंने जो है अपनी कैपेसिटी या तो बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं की या की भी तो 20% पे की। इसी तरह AES लालपीर है 362 मेगावाट का है, उन्होंने भी बाज महीनों में 0 जनरेशन की। लेकिन पैसे पूरे नहीं है। लेकिन पैसे तो कैपेसिटी चार्जेस अगर 60% साइन है, उनको 60% का चेक बन के चला जाएगा। मैंने आपको बताया, वो बिजली पैदा करे ना करे, आप खरीदे ना खरीदे, चेक चला जाएगा। मैंने कहा पाकिस्तान में दवाइयों के पैसे रुक जाएंगे, पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन के पैसे रुक जाएंगे, लेकिन इनका पैसा नहीं रुकेगा। आपको मैंने कल बताया कि आपके जो डैम बन रहे हैं, जहां बिजली की यूनिट की कास्ट अगर उसकी इन्वेस्टमेंट आप निकाल दें तो 2 या 3 रुपए से कम आएगी। वो डैम जो 200 अरब का प्रोजेक्ट है या 300 अरब का, उसके लिए साल में 10 अरब रुपए रखें। उसके लिए आपने बाशा डैम के लिए कोई 20-25 अरब रखे होंगे। आपने पूरी जो वापडा है उसके लिए टोटल एलोकेशन साल में 100 अरब या 125 अरब की होगी, लेकिन 1800 अरब आप इधर 1 साल के देंगे। नाज़रीन, सेनेटर अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कादिर भाई के जो बात कल नहीं हुई, इट्स अंडरस्टैंडेबल, सारे पॉलिटिकल सारे लोग बैठे होते हैं, खुल के बात नहीं होती। चले हम खुल के बात कर लेते हैं सर, कि ये क्योंकि हुक्मरान जमातों के अपने IPPs हैं। मसलन ये कल बात हो रही थी सहीवाल वाले कोल प्लांट की, जिस तरह बताया गया, उन्होंने सैफुल्लाह भुट्टो साहब ने एक्सपोज किया कि $700-800 मिलियन का कैसे हाथ किया गया। या पोर्ट कासिम जो है वहाँ पे वो बताया जाता है सैफुर रहमान साहब का था, वहाँ पे उन्हें कोयले का लगा या हबको का लगा। इसमें या सहीवाल वाले बताते हैं कि इनके शहबाज शरीफ साहब के फैमिली के लोग हैं, शेयर्स हैं। तो ये वजूहत है जिसकी वजह से इनको टैक्स भी माफ है, टैक्स हॉलीडे भी है, 1800 अरब रुपया भी रख लिया जाता है, और इनको पूछगछ भी नहीं है, ये परफॉर्मेंस ऑडिट भी नहीं करवाते, ये गोशवारे भी नहीं देते, ये कोई मतलब ऑडिट करवाने को भी तैयार नहीं है, और कोई इनको विजिट भी नहीं, मतलब 6 सालों में कभी इंस्पेक्शन ही नहीं हुई। ये वजूहत है कि पॉलिटिशियंस के आगे फ्रंटमैन हैं लोग, मियां मंशा साहब का कल नाम लिया गया, बड़े बड़े लोग। तो सियासी वजूहत हैं जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी, रेगुलेटर जुर्रत नहीं करता। जो फायदे हैं सारे के सारे दिए गए, जैसे आज बताया गया, मैं आई वाज शॉक्ड, ये टैक्स ही नहीं दिया इन्होंने सर। 7000 अरब इनको मिला है 4 सालों में कैपेसिटी चार्जेस, और टैक्स ही नहीं है। इट्स टैक्स फ्री। रीजन वही है कि सियासी लोगों के अपने हैं, अपनी फैमिलीज के बच्चे और फैमिली एंड फ्रेंड्स पैकेज है।
आईपीपीज के बगैर काम नहीं चलेगा हमारा। सो कहते हैं देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस, अदरवाइज तो 41-42 हजार मेगावाट की हमारे पास कैपेसिटी और हमें कंजम्पशन 25-26 हजार है। रादर 49,000 समथिंग। जनाब आली वो कहते हैं जानबूझ के ये गर्म हवा दी जाती है। बहरहाल सर थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सेनेटर अब्दुल कादिर साहब और डिटेल में हमें बता रहे थे क्या क्या इंकशाफात हुए। जो सेनेट की खजाना कमेटी थी उसका इजलास भी था। इसके अलावा कल भी हमने देखा कि कमेटी इजलास की जो भी इंकशाफात थे वो आपके सामने लेकर आए, खासतौर पर पावर सेक्टर और IPPs को लेकर। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी।